हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और कल अब मैंने आपको इसके जो नाइट्रोजन साइकिल है वो स्टार्ट किया था और उसका अपन फर्स्ट स्टेप कर रहे थे नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहाँ पे आज थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब अपने को कल मैंने बताया था कि राइजोबियम में जो है कैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है और नोड जैसी स्ट्रक्चर बनाता है और उसमें फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। आज अपन अब ये देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपकी बुक में स्टेप में दे रखा है और आप भी ऐसे ही पॉइंट्स स्टेप में याद करना। अब देखो, सबसे पहली बात तो राइजोबियम, ये राइजोबियम की मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है, यानी कि ग्राम ऋणात्मक होता है। 11वीं में आपको बताया था कि ग्राम क्या है, एक स्टेन है, एक अभिरंजक है। और वैसे ग्राम जो है साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, इसलिए अपन ने इसने स्टेनिंग का नाम क्या कर दिया, ग्राम। अब क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को जब ग्राम स्टेनिंग में डाला तो जो ग्राम से स्टेन हो गए यानी कलर्ड हो गए वो तो पॉजिटिव है और जो नहीं हुए वो नेगेटिव है, ये मान के चलो। तो इस तरीके से सबसे पहली बात कि ये जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव है। और अगर हम इसकी शेप देख रहे हैं तो वो कैसी है, थोड़ी रॉड शेप की। और ऐसे रॉड शेप को अपन क्या बोलते हैं, डंडाणु या बैसिलस। फिर उसके बाद में देखो कि ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया सॉइल में मिलता है और सॉइल में ही ये फिर रूट में एंटर करता है और फिर नोड का फॉर्मेशन करता है। तो ये सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप, अब यहाँ मैंने आपको डायग्राम दे रखा है। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है, वो प्लांट की जो रूट्स हैं, वो रूट्स एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज करती हैं और इस केमिकल को हम बोलते हैं लैक्टिन। और ये एक्चुअली होता है ग्लाइकोप्रोटीन। जब ये रिलीज करती हैं या सीक्रेट करती हैं तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है जो सॉइल में, वो उससे अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है और उसके पास में आता है। क्योंकि आपको पता है कि रूट है तो रूट में रूट हेयर है, तो यहाँ पर जो है उसके पास में वो आता है। और इसके अलावा जो प्लांट है वो प्लांट ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, ये और जो ये क्या है, ये प्लांट हार्मोन, जो अभी नेक्स्ट अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ये प्लांट हार्मोन है। और इसके साथ साथ में बैक्टीरिया में ये जो राइजोबियम है, इसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स को इतना डिस्कवर नहीं किया गया, तो इसको केवल नॉड फैक्टर यानी गांठ बनाने वाले कारक कहते हैं। तो ये तीनों मिलके, यानी प्लांट के तो लेग्यूमिनस के तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हो गए, और जो जीवाणु हैं या जो बैक्टीरिया राइजोबियम, उसके पास में नोड कारक है। तो ये सब मिलके क्या करते हैं कि जो रूट हेयर है उसको थोड़ा सा हुक नुमा बना देते हैं। अब हुक नुमा बनाने का क्या मतलब है कि जब ये बनाएंगे तो आपको पता है कि मूल रोम क्या है, एक कोशिकीय, और जब ये घूमेगा तो घूमने से इसकी जो कोशिका भित्ति है, वो कोशिका भित्ति कहीं ना कहीं जगह से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। और जब ये टूट जाएगी तो उसी टूटे हुई जगह से राइजोबियम इसके अंदर एंटर कर जाएगा। अब देखो, जब ये अंदर एंटर कर जाता है तो एंटर करने के बाद में ये कॉर्टेक्स में जाता है, वल्कुट में जाता है, और वल्कुट में जाके ये क्या करता है, क्योंकि जो गांठ है, तो अब गांठ कब कब बनेगी, जब कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन चालू हो जाएगा, तो वहाँ पे जो है विभाजन चालू हो जाता है। और विभाजन के समय में कोशिका भित्ति नहीं बनती, पट्ट नहीं बनता है, तो एक ही कोशिका में एक से अधिक केंद्रक बनने लगते हैं। और इन केंद्रकों के बनने से क्या होता है, डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि केंद्रक में क्या है, गुणसूत्र है, और गुणसूत्र में क्या है, डीएनए। तो इस कारण जो है कोशिकाएं कैसी हो जाती है, पहली बात तो बहुगुणित, क्योंकि एक से ज़्यादा केंद्रक हो गया, और दूसरा जो है
इसमें डीएनए की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। फिर ये काफ़ी बड़ा जो है एक गांठ की तरह बन जाता है। तो उसके बाद में ये जो गांठ बनती है, इस गांठ की कोशिकाओं में इंडोल एसिटिक एसिड IAA या इसका दूसरा नाम है ऑक्सिन, इसकी भी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बढ़ने से बैक्टीरिया भी, अभी तो कोशिकाओं में बहुगुणन हो रहा था, फिर बैक्टीरिया की संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये लगातार एक जगह गांठ बनाई फिर दूसरी जगह। तो कल जैसे मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, तो उसमें आप देखते हो रूट्स में कितनी सारी जो है वो गांठें बन जाती हैं। तो इस तरीके से जो है गांठ का निर्माण होता है। और ये जो गांठ है, अब मैं एक आपको डायग्राम दिखा रही हूँ कि अगर ये गांठ आप देखोगे तो ये गांठ अंदर से गुलाबी रंग की है। क्यों गुलाबी रंग की है? क्योंकि इसके अंदर जैसे अपने में हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, ऐसे इनमें क्या होता है, लैग हीमोग्लोबिन। तो लैग हीमोग्लोबिन के कारण ये पिंक या रेड कलर की दिखाई देती है। तो ये हो गया आपका किस तरीके से जो है गांठ का निर्माण होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो है लैग हीमोग्लोबिन जो अभी मैंने आपको बताया, और एक है नोड्यूलिन प्रोटीन यानी कि गांठ बनाने वाला प्रोटीन। ये दोनों ही इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, इसमें सहायता करते हैं। तो पहले अपन बात कर लेते हैं लैग हीमोग्लोबिन की। यह देखो, आपको मैं डायग्राम बता रही हूँ लैग हीमोग्लोबिन का, कितना कलरफुल है ये। तो ये इस तरीके का है। तो ये भी एक प्रोटीन, आपको पता है हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। तो ये सबसे पहले क्या करता है कि इसके कारण जो गांठें, वो गांठों की कोशिकाएं कैसी होती हैं, गुलाबी या थोड़ी सी रेड कलर की। और ये तो चलो ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन का जब स्थिरीकरण होता है, तो उस समय जो है ऑक्सीजन को ये अवशोषित करने के लिए जो है कार्य करती है। अब नाइट्रोजन को अवशोषित कौन करेगा? यहाँ पे एक एंजाइम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ये ऑक्सीजन से जो है बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए, कांटेक्ट करने के लिए रहता है। तो उस समय जो है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये एंजाइम निष्क्रिय हो जाए, और निष्क्रिय जब हो जाता है तो लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके नाइट्रोजिनेज एंजाइम को निष्क्रिय होने से बचाता है। ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको नाइट्रोजिनेज को क्या करना है, ऑक्सीजन को से जॉइंट कराना है। तो ये निष्क्रिय है, तो इसको सक्रिय करने के लिए लैग हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। तो इसलिए जो है अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो जो गांठें हैं या नोड का निर्माण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा, ये बात है, ठीक है। फिर उसके बाद में नोड्यूलिन प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म या उपापचय से संबंधित है। तो जब जैसे मान लीजिए जब सहजीवन चलता है, सिम्बायोसिस चलता है, जहाँ दो चीज़ है, तो उस समय जो है ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में डिफरेंट टाइप के जो है जीन काम में आते हैं। और वो जो जीन है, वो जीन क्या कहलाते हैं, नोड जीन, यानी नोड बनाने वाले जीन। और ये जो जीन है वो कौन कौन से, निफ और फिक्स, ये आएगा भी आपका। तो नोड, निफ और फिक्स, ये जो जीन है, इन्हीं जीन की सहायता से जो है यहाँ पे गांठ का निर्माण होता है। तो ये जो तीनों चीज़ें, ये भी आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक और नीचे अभिक्रिया बता रखी है कि किस तरीके से ये केमिकल प्रोसेस है, किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले ये एंजाइम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से जुड़ता है। पहले इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, फिर 2 और जुड़ते हैं, फिर 2 और जुड़ते हैं, और उसके बाद में जब ये पूरा यहाँ हो जाता है तो अमोनिया अलग हो जाता है और हमारा एंजाइम है वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, और उसको सक्रिय करने के लिए हमारा लैग हीमोग्लोबिन है वो हेल्प करता है। तो ये यहाँ पर आज आपकी कंप्लीट हो गई। अब अपन देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है,
इस प्रोसेस में अगर हम केमिकली देखें तो नाइट्रोजन 8 हाइड्रोजन आयन, 8 इलेक्ट्रॉन और 16 ATPs, ये मिलके किसकी प्रेजेंस में, ये आपको मैं केमिकल रिएक्शन भी बता रही हूँ, नाइट्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनाते हैं, हाइड्रोजन आयंस बनती हैं और यहाँ पे ADP बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से ये एक प्रोसेस है। अब उसके बाद में नेक्स्ट है अमोनिया का स्वांगीकरण, यानी कि जब अमोनिया बन जाती है तो उसे बोलते हैं एसिमिलेशन ऑफ अमोनिया। जब अपन ने एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ा था, उत्सर्जन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो आपको पता है कि जो अमोनिया है वो एक टॉक्सिक, एक जहरीली गैस है, और जो वाटर में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी के एक्सेस में ये बॉडी से रिलीज कर दी जाती है। लेकिन और जितने एनिमल्स हैं और जितने प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में ये एज ए टॉक्सिक या जहर या पॉइजन के रूप में होती है। तो इसको जो है नाइट्रोजन अमोनिया को तुरंत किसी और कंपाउंड में चेंज किया जाता है। बनाना तो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हम इसको तुरंत चेंज करते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, अमोनिया का स्वांगीकरण या एसिमिलेशन ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे देखो 2 प्रोसेस हैं। एक तो है, तो इसमें देखो पहला है अपचयनशील एमिनीकरण, या जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एसिमिलेशन। अब ये जो है, इसमें देखो जो अमोनिया है वो अमोनिया पहले से जो सेल है उसके अंदर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ये आपका पहले नाम आ चुका है क्रेब्स साइकिल में, तो इसके साथ मिलती है और मिलके ये ग्लूटामिक एसिड में चेंज हो जाती है और जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से जो है हम अमोनिया को चेंज कर लेते हैं। दूसरी जो प्रोसेस है वो है ट्रांस एमिनेज अभिक्रिया या ट्रांस एमिनेज रिएक्शन। अब ट्रांस एमिनेज रिएक्शन क्या है, अब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एक तो होता है एमिनो, ये फंक्शनल ग्रुप है एमिनो वाला, और एक है आपका कीटो। 2 यहाँ पे ग्रुप है फंक्शनल, एक तो एमिनो है और एक कीटो है। तो यहाँ पे ये ग्रुप आपस में चेंज हो रहे हैं कि जैसे आप देख रहे हो कि जो एमिनो है वो कीटो में चेंज हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो वहाँ पे जहाँ पर अमीनो ग्रुप लगा होता है NH3, उसकी जगह O आ गया यानी कीटो आ गया, और जहाँ कीटो लग रहा था वहाँ पे आपका अमीनो लग गया। तो इस तरीके से जो ये स्थानांतरण द्वारा जो है अमीनो अम्ल कीटो अम्ल में बदल जाता है। तो ये है, इस तरीके से 2 प्रोसेस है जिन प्रोसेस से जो है हम अमोनिया का स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कर सकते हैं। अब देखो अपना नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल में वो है अमोनीकरण या एमिनोफिकेशन। अब ये जो एमिनोफिकेशन है सिंपल सा है, जो प्रोटीन बन गया है या जो कार्बनिक पदार्थ बन चुका है उस कार्बनिक पदार्थ को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, और ब्रेक करने के बाद में वो किस में चेंज होता है, वापस से अमोनिया में। पहले हमने जो है अमोनिया बनाया था और फिर उस अमोनिया को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, क्योंकि हमने प्रोटीन बना लिया। प्रोटीन का विघटन होगा और विघटन होने के बाद में वापस से अमोनिया बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनीकरण या एमिनोफिकेशन। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसे होती है, इसके लिए भी अपने पास में 2 प्रोसेस हैं। एक तो है प्रोटीन अपघटन, प्रोटियोलिसिस। तो इसमें जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कुछ बैक्टीरिया हैं उनकी प्रेजेंस में, जैसे क्लोस्ट्रीडियम है, सूडोमोनास है, ये प्रोटीन को या अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। पहले अमीनो अम्ल था, उससे अपन ने प्रोटीन बनाया था, अब अपन प्रोटीन से क्या बनाएंगे, अमीनो अम्ल। फिर उसके बाद में सेकेंड है विएमिनीकरण या डीएमिनेशन। अब इसमें अमीनो अम्ल है, वो अमीनो अम्ल वापस से बैक्टीरिया की प्रेजेंस, और यहाँ बैक्टीरिया कौन सा होगा, बैसिलस। ये बैसिलस बैक्टीरिया है, ये इसको अमोनिया में
जो है बदल देगा और अमोनिया एनवायरनमेंट में आ जाएगी। फिर उसके बाद में अगला है नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। अब अमोनिया अपने को मिल गई है, अब अमोनिया को हम किस में बदलेंगे, नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट को किस में बदलेंगे, नाइट्रेट में। तो ये जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। और इसके लिए भी 2 स्टेप है हमारे पास में। और यहाँ पे भी जो है बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनास। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में बदलेगा और फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलेगा, नाइट्रोबैक्टर। तो ये थोड़े नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ये जो है HNO2 बन गया यहाँ, और उस HNO2 को HNO3 में ये बदल देगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, नाइट्रीकरण। फिर उसके बाद में जो लास्ट स्टेप है वो है विनाइट्रीकरण, यानी कि अब ये जो नाइट्रेट बन गया है, HNO3 अपने पास बन गया है, अब इस HNO3 से हमें नाइट्रोजन को फ्री करना है, बाहर मुक्त करना है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। अब इसमें क्या है कि जो नाइट्रेट है वो नाइट्रेट नाइट्रोजन में चेंज होगी, और ये प्रोसेस भी कौन करेगा, ये प्रोसेस भी अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया करेगा। इसमें बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस है, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस है। तो ये जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया के थ्रू जो है ये नाइट्रोजन वापस से फ्री हो जाएगी। तो ये एक पूरा साइकिल हो गया। इसमें 4 स्टेप है। सबसे पहले नाइट्रोजन एनवायरनमेंट से आती है, एनवायरनमेंट से उसको फिक्स किया जाता है, स्थिर किया जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो अपन ने पढ़ लिया। अब जब ये फिक्स हो गई, प्रोटीन में बदल गई, तो उसके बाद में इसको वापस से किस में बदला जाता है, अमोनिया में बदला जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन। फिर जब अमोनिया बन गया तो उस अमोनिया को हम नाइट्रेट में बदलेंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रीकरण। और जब नाइट्रेट बन गया तो उस नाइट्रेट से हम वापस से एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन को रिलीज करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये आज आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद में एक चैप्टर और बच रहा है इस यूनिट में, तो वो कराने के बाद में फिर मैं वापस से आपका रिवीजन स्टार्ट करूँगी। जो चीज़ अपन ने अप्रैल में पढ़ी थी उसको वापस से अपन यहाँ स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।